नमस्कार, मैं राष्ट्र और मैं पाठक न्यूज़ का बहुत स्वागत। आज का दिन है, उस जन्म देखकर काफ़ी उल्लास का जो है अभी हमने प्रत्यक्ष प्रमाण कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क में जो है पहले भारत से विलुप्त हो उसको देखने को मिली है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने नेशनल पार्क में बुलाया है। इस मुद्दे पर आगे बढ़े एडिटर्स में सही तरीके प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसका शुभारंभ भी हो सकता कैसे हो और इस तरीके 70 साल भारत देश में इतने आए हैं कर उन्होंने उन चीतों को छोड़ा है जो ऐप किया था राजनीतिक पार्टी इस तरह का ध्यान इस तरह जग जाहिर किया हम जो कार्य जो हमारे एक्चुअली आने का होता है आज इसमें हम उसको रोक के पूरा प्रधानमंत्री जी का जो एक संबोधन था हम कर रहे थे थोड़ा आज जो इस में कह रहे थे आगे बढ़ ये ऐसी नई खोज कर हो कोई ऐसा कुछ 70 पहले 2 साल थे शिकार जो है नष्ट हो तो हमारे नहीं थे है तो ये किसी और नेता को या को ये अगर दिमाग में आता है ये सोच छूट जाती है कि भाई जहाँ इनकी आबादी है वहाँ अगर इनको बढ़ाना पे लाया जाए फिर से देश में जो है उनकी आबादी को नर्चर किया जाए उसका ठीक से रखा जाए और उसकी आबादी बढ़ाई जाए ये कोई भी कोई कर सकता था लेकिन किसी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। तो ये आज इनके जन्मदिन पर जो है नरेंद्र भाई ने ये मतलब ऑब्वियसली इसकी योजना पहले से बन चुकी थी। जैसे वो कह रहे थे कि पूरे वैज्ञानिक सर्वेक्षण और परीक्षण के बाद जो है ये जगह जो कूना का जो इलाका है जंगल का इसको चुना गया है। तो स्वाभाविक रूप से वो चीतों के अपने अस्तित्व को और ज़्यादा मजबूत करने को लेकर उनके वातावरण जब वहाँ उनको मिला होगा तभी वहाँ पे उनको बसाया गया होगा। तो ये और भी कोई कर सकता था लेकिन किसी ने किया नहीं, ये नरेंद्र भाई ने किया। तो ये एक सोच में फर्क होता है और इनसे आप देखिए कि फिर हर चीज़ को जोड़ना, अभी उनका भाषण भी आप सुन रहे थे, तो इससे कैसे हर चीज़ को जोड़ा है उन्होंने अपने अपने पूरे भाषण में, तो ये उनमें एक विशेषता है। अब इसको आप नकार नहीं सकते किसी भी हिसाब से। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारा खास प्रोग्राम जो चल रहा था और उस बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव हुए और हमें वो प्रोग्राम रोकना पड़ा, उनके पास जाना पड़ा। लेकिन उसमें मुद्दा ये था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन काल में बड़े-बड़े संघर्षों को पार करते हुए जो है आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे अयोध्या यात्रा की भी हमने बात की थी और उसके आगे के विषय पर ही हम चर्चा करने वाले थे। लेकिन उसी से ही शुरुआत फिर से हम करेंगे और आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि आप गुजरात के हैं, आपने गुजरात को बहुत गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को बहुत करीब से देखा है और काफ़ी बार जो है उनके मंत्रिमंडल में जो वरिष्ठ मंत्री रहे उनसे आपकी जो है बातचीत भी देखी गई है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत को वहाँ भारत माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से स्थापित करना और उसमें वो लगातार कामयाब भी हुए और उसी का आज नतीजा है कि 26 साल 27 साल हो गए और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी हूबहू अभी भी उसी मजबूती के साथ डटी हुई है। तो क्या कुछ उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या कुछ संघर्ष उस समय देखने को मिले? देखिए सबसे बड़ा संघर्ष तो उनका ये था क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले वो कभी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। तो कभी चुनाव लड़ना, उन्होंने कभी ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा इससे पहले, तो फिर बाकी सब तो छोड़ दीजिए।
तो कभी उससे पहले जब वो सीधा मुख्यमंत्री बन के आए दिल्ली से, उन्होंने सत्ता और ये की कमान संभाली, तो उससे पहले वो कभी चुनाव लड़े नहीं थे, कोई भी चुनाव नहीं लड़े थे कभी। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ये उनके लिए एक बहुत नई चीज़ थी। दूसरी बात कि जब वो आए मुख्यमंत्री के तौर पर, जब वो उन्होंने सत्ता की कमान संभाली, तब भारतीय जनता पार्टी में उनसे बहुत लोग बड़ी मात्रा में थे सीनियरिटी में। काशीराम राणा थे, वाघेला तो चलिए छोड़ के चले गए थे, केशुभाई पटेल फिर भी जहां जिनको हटा के बैठे थे वो वहां पे थे। उनके साथ साथ ये कहें कि गोवर्धन झड़फिया जो बहुत उस समय के तेज तर्रार पाटीदार लेवा पटेल समाज के एक नेता, और केशुभाई के और इनके समय जब ये बने तब गृह मंत्री भी इनको बनाया गया था, ठीक है। और पाटीदार समाज का बहुत बड़ा वर्चस्व था भारतीय जनता पार्टी पे, और केशुभाई पटेल उनके कर्ता हर्ता समारता या अब जो भी उनके श्रद्धेय समझ लो सब थे। तो एक तो बड़ी चोट इन सब पाटीदारों को ये लगी थी कि ये हमारे नेता को हट, ये कैसे बैठ गए जिन्होंने आज तक कभी ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ा नहीं है। तो एक तो इन सब से इनको टैकल करना, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनको अनुभव नहीं था ना। पार्टी में पदाधिकारी थे, लेकिन सरकार कैसे चलती है, एक सरकार जो होती है वो कैसे चलती है, वो भी एक गवर्नमेंट, मतलब जैसे कहा कि ग्राम पंचायत नहीं चलानी है, पूरे राज्य की सरकार चलानी है, और आपके पास अनुभव कुछ भी नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती रही। तो शुरुआत के 3 साल जो है हमने वो देखे हैं, क्योंकि अब तब तो हम बिल्कुल फील्ड रिपोर्टिंग में थे, तो चैनल एक थी, उसके बाद फिर अखबार था, उनके लिए काम करते थे, तो हमने बहुत करीब से इस चीज़ को देखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इनका एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल था। जब वो 2001 में सीधा मुख्यमंत्री बन के आए, तब से लेके 2005 के जो स्थानीय इकाई के चुनाव हुए, जहां सब जिला पंचायतें, तहसील पंचायतें और आप समझ लीजिए महानगर निगम के बोर्ड, तो उस जो ये दौर रहा पूरे 3 सवा 3 साल का, वो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत कठिन था। और इस दौरान जब वो आए, तुरंत 8-6 महीने के बाद जो है वो गुजरात, ये गोधरा में साबरमती ट्रेन के डिब्बे को जला दिया गया। फिर उसके बाद जो दंगे हुए, उन दंगों को लेकर उन पर इतने लांछन लगे कि वो तो अभी सुप्रीम ने सब कुछ क्लियर कर दिया था, अब जाके वो सब क्लियर हुआ। तो उनको जो है अपनी छवि को लेकर कैसे संभाला जाए, अपने अनुभव की कमी, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो उनके पास नहीं था। उनके पास कोई वो बैकग्राउंड नहीं था, मतलब जातिगत बैकग्राउंड नहीं था, मतलब वो ऐसी कोई कास्ट से नहीं आते जिसकी बहुत बड़ा प्रभाव हो, जिसकी बहुत बड़ी पहुंच हो, जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिव एक कम्युनिटी हो, ऐसी कोई कम्युनिटी से वो आते नहीं। तो ये सब चुनौतियां जो थी वो बहुत बड़ी, प्रखर और बड़ी कठिन थी, पर वो हर चुनौतियों को जो है अपने अंदाज में, उनका अपना खुद का एक अंदाज आप सब जानते हैं, तो उस तरह से जो है उन्होंने हर चीज़ को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है उस हर चुनौतियों को निपटाया। और फिर जो है मैं कह सकता हूं कि 2007 के करीब जब दूसरा चुनाव आया, तब तक नरेंद्र भाई जो है वो ऑलमोस्ट गुजरात की राजनीति पर अपना काबू वो कर चुके थे। और फिर भी चुनौतियां तो बहुत रही। फिर जो एनकाउंटर वाले मामले आए, उस पर उनको मौत का सौदागर बोला गया। फिर आप देखिए कि उन्होंने फिर वो विकास की राह पकड़ी, तो लगातार जो है फिर वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने 2003 में शुरू किया था, हालांकि सब मानते हैं कि 2005 में हुआ, पहला 2003 में हुआ था, पर उसका फलक जैसे विशाल करते रहे। और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी एक छवि को परिवर्तित करने का काम किया और एक गुजरात का विकास मॉडल सबके सामने रखा, हालांकि उसमें भी बहुत सारी टिप्पणियां, टिकाएं, निंदा और बहुत सारी पोल खोल के काम जो है हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हर दावा जो है उनका 100% सच्चा है, लेकिन उनमें ये खूबी है कि आपत्ति जब भी होती है तो उसको अवसर में वो बदल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको बहुत 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 बड़े टेक से भी रहे हैं पहले से, तो उनको टेक्नोलॉजी का उपयोग मालूम है। तो इसीलिए जब डिजिटल मीडिया का जब उद्भव हुआ, और शुरुआत ऑर्कुट से हुई थी, अगर किसी को याद हो जो उस पीढ़ी के हो, तो ऑर्कुट एक हुआ करता था, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, फिर तो फेसबुक आ गया, फिर व्हाट्सएप ये है, फिर तो बहुत सारे डिजिटल माध्यम बन गए। इनका कैसे सही इस्तेमाल किया जाए ये कोई और नहीं जानता था, ये इनको सबसे बेहतर मालूम था। इनको ये सबसे बेहतर मालूम होता है कि अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाएं।
मतलब ये कभी पार्टी के अपने से भी वरिष्ठ लोगों की मेहरबानी पर निर्भर नहीं रहे कभी। उन्होंने सीधा जनता से संवाद साधना शुरू किया और उन्होंने एक इस तरह की राजनीति शुरू की जहां हर चीज़ जायज़ है। अगर सत्ता मुझे पानी है, मुझे बचा के रखनी है, कब्जा मुझे बिल्कुल जमा के रखना है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और उसके लिए हर चीज़ जायज़ है। आप देखिए 2012 की बात कर रहा हूं मैं। 2012 में 2 सीटें और कम हो गई थी 2007 के मुकाबले। 117 थी 2007 में, वो 12 में कम होकर 115 हो गई। तब भी जो उन्होंने एक नया शब्द कॉइन कर दिया कि मेरे जो आलोचक हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। अब एंटी इनकम्बेंसी होती है, ये कहते हैं ये प्रो इनकम्बेंसी है। तो यही है कि मतलब कोई टीका करे कि देखिए इनकी सीट तो कम हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार चुन के आया हूं, मतलब कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। तो ये हर चीज को अपने हिसाब से फिर वो मोड़ देते हैं। देश का एकमात्र पहला उस समय का मुख्यमंत्री होगा जिसने बहुत बड़ी प्रचार कंपनी जो थी एप्को, उसको हायर किया था। देश का शायद पहला मुख्यमंत्री था उस समय का जिसने वो 3D होलोग्राफिक इमेज के जरिए 2012 में टेक्नोलॉजी का भव्य और अद्भुत उपयोग किया और लोगों तक पहुंचे। तो उनको ये एक समझ है कि कैसे लोगों को चकाचौंध किया जाता है, कैसे लोगों को अपने सुर में सुर मिलाने के लिए जो है वो आकर्षित किया जाता है। उनको आप एक अपने साथ कदम ताल मिलाते हुए कैसे चला सकते हो, ये उनमें एक बहुत बड़ी एक खूबी है। और उन इस खूबी के चलते वो हमेशा जो है वो जितने भी संघर्ष रहें और उनमें उन्होंने जितनी भी चुनौतियां झेली, उन चुनौतियों को हमेशा जो है वो उन पर विजय पाते आए हैं, उन पर हमेशा जो है वो अपना पलड़ा जो है भारी रखते आए हैं। और अभी भी जो देखिए प्रधानमंत्री बने तब से भी देख लीजिए आप देखिए कि उन्होंने जो सबसे पहला एक बहुत कंट्रोवर्शियल उनका कानून था, वो जमीन अधिग्रहण वाला जो कानून में उन्होंने बदलाव किया, वहाँ भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल उनका जो निर्णय था वो नोटबंदी का था, 2016 में जो उन्होंने लिया था, सत्ता में आने के दूसरे साल 2 साल में। अब वो तो इतना अब वो इतना मैं ये मानता हूं कि शायद ही कोई राजनेता इस निर्णय को इस तरह से ले पाएगा। देखिए वो निर्णय का परिणाम क्या हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम आज एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति में ऐसे ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो उसे दूसरों से अलग बना के एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देती है। हम उसकी बात कर रहे हैं आज। उस निर्णय के नफा के क्या नफा हुआ, क्या नुकसान, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। वो निर्णय लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा, उतना बड़ा कदम था कि शायद कोई नहीं ले सकता था। क्योंकि अगर आपको पता है ये कि मैं अचानक से रात को 8 बजे ये घोषणा करता हूं, इस देश की 120-30 करोड़ की जनता के लाइवलीहुड में, जीवन यापन की पूरी व्यवस्था में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा? सोचा होगा। इतने सारे उद्योग समूह हैं, इतने बड़े बड़े लोग जो उनको पार्टी को डोनेशन भी देते हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन पाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो कभी क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कौन इस पर क्या असर पड़ेगी, कौन कंगाल हो जाएगा, किसकी हालत क्या हो जाएगी? तो ये इस तरह का निर्णय ले लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उन्होंने वो लिया। उसके बाद बहुत ढेर सारी टिप्पणी हुई, टीका हुई, आज भी हो रही है कि उस निर्णय का औचित्य क्या रहा, उससे क्या फायदे देश को हुए, क्योंकि आज इतने सारे करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं जो ब्लैक मनी है। पर उस अब देखिए उन चीज, अब जब वो टिप्पणी होती है उस पर वो उनको पलट के जवाब नहीं देते, वो जैसे अनसुना कर देते हैं, वो उनके कान तक जाता ही नहीं है पूरा। तो ये एक उनकी खामी खूबी जो भी पकड़ लो, ये उन्हें जो सुनना है वो सुनते हैं, उन्हें जो नहीं सुनना है वो नहीं सुनते। और इस तरह जो है अपने जो भी उन्होंने एक मन में मिशन ठान के रखा है, 300 धारा 370 कैसे खत्म कर दी, 1 सेकंड में कर दी। आज तक कोई नहीं कर पाया था ना, तो इन्होंने कर दी। 370 की जो धारा 35A की जो वो है सेक्शन, वो उन्होंने कश्मीर से हटा दिया। तो कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, जैसे एयर स्ट्राइक करने का निर्णय हो, ठीक है, जैसे अयोध्या की जब प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर में, तो सेक्युलर कंट्री के नाते कोई देश का प्रधानमंत्री वहां जाके जो है वो यजमान के तौर पर बैठता नहीं है, ये बैठे, ठीक है। बनारस में काशी विश्वनाथ महादेव का जो पूरा कॉरिडोर बनाया गया, वहां भी वो मूल पूजा में बैठे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जो वो ले लेते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको ये पता है कि उनके किस बर्ताव से, उनके किस जेस्चर से देशव्यापी असर पड़ती है, लोग उनको किस नजरिए से देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए महंगाई हो या
बेरोजगारी हो या ये सब जो है उसकी चिंता लोग फिर करना बंद कर देते। ही नोज हाउ टू पिक अप दैट पर्टिकुलर वेन फ्रॉम द ऑफ अ हैंड ऑफ अ कॉमन मैन। उसको पता लफ्ज कहाँ पकड़नी है, वो जानते हैं। तो यही एक अगर नटशेल में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं या ऐसे चरित्र के या व्यक्तित्व के धनी हैं जो मन में ठानता है वो करता है। वो सही है गलत है वो बात की बात है, उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो चाहते हैं या सोच लेते हैं तो उसको कर लेते हैं, और फिर जब करना शुरू करते हैं तो कितना भी विरोध क्यों ना हो, कितना भी अड़चनें या मुश्किलें या चुनौतियां क्यों ना आए, वो उसको उसकी परवाह नहीं करते हैं और जो ठानी है वो करके छोड़ते हैं। ये अगर मुझे कहना है, अगर एक छोटी सी एक समरी करनी हो तो मैं नरेंद्र मोदी को ऐसे देखता हूँ। आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि 2014 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग हाशिए पर आ खड़ी हुई थी, और उस दौरान हमने आपने सबने मिलकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी को के शासन को भी देखा। आपने तो बहुत करीब से देखा होगा। उनकी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है अपना एक अलग व्यक्तित्व स्वभाव था, और उनकी एक मतलब कह सकते हैं अंतिम रेखा थी उनकी, वो उसको कभी क्रॉस नहीं करते थे। वो उस लाइन के उस पार जाके निर्णय नहीं लेते थे। वो वहां तक जाते थे, काम बनता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो अपने पार्टी और जन समर्थकों के साथ पैर वापस कर लेते थे। और उसकी उनकी सादगी जो है वो सदन में जो है लोग कायल भी थे उनके। दौर हमने 2014 में नरेंद्र मोदी जी का भी देखा। जैसा आपने पहले शुरुआत की थी कि वो जो डिसीजन करते हैं, वो कहते हैं राजनीति में सब जायज़ है, और जो है जनता का विश्वास हासिल करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसके लिए वो हर संभव कदम जो नहीं होता वो भी करते हुए दिखते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उस पर भी बात करते हुए दिखते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अगर शासनकाल की तुलना हम नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल से करेंगे तो क्या कुछ परिवर्तन और क्या कुछ बदलता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने देखा? अटल बिहारी वाजपेयी खुद कवि थे, कवि हृदय व्यक्ति थे। तो ऑब्वियसली जो कवि हृदय होता है, जो बुलता कवि होता है, वो आमतौर पर काफ़ी संवेदनशील होता है और एक सैद्धांतिक रूप से की जा रही राजनीति का वो पक्षधर रहता है हमेशा। और उन्होंने उसी तरह से किया। वो पहली बार जब एक मत के अकाल से जब सरकार गिरी तो उन्होंने वो उसको गंवारा समझा। बोला ठीक है, हम ऐसे किसी को खरीद के या लालायित करके या कोई कोई लोभ लालच दे के हम किसी को हमारे पक्ष में नहीं करेंगे। सरकार गिरनी है तो गिर जाए। ये उनकी राजनीति थी। और नरेंद्र भाई की राजनीति ये है कि कुछ भी करना पड़े तो जायज़ है, लेकिन सत्ता जो है वो कभी जानी नहीं चाहिए। और सत्ता इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि हम तभी कुछ कर सकते हैं जब सत्ता हमारे हाथ में हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का रोज प्रतिदिन इतने किलोमीटर का रोड बना रहे हैं, या देश की जीडीपी को हम कोरोना काल से इतने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, या जो भी उनके सपने हैं या जो उन्होंने खुद सोच के रखा हुआ है। तो वो तभी हो सकता है जब मैं सत्ता में बैठा हूँ। अगर नहीं बैठा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए सत्ता का टिके रहना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नरेंद्र मोदी के लिए। मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि हम लोग जो है वो ऑक्सीजन से जीते हैं। सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जाती है तो हम जी पाते हैं। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, ये मेरी सोच है कि नरेंद्र भाई के लिए अगर ऑक्सीजन कुछ चाहिए, कोई किसी को कह सकते हैं तो वो है पावर, सत्ता। अगर सत्ता उनके पास नहीं है तो फिर उनके लिए सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि वो हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ साथ सत्ता का भी शोषण करते हैं। तो वो सत्ता का मतलब उनके लिए ये है। आप समझ लीजिए, आप सांस लेना बंद कर सकते हैं क्या? तो इसलिए वो सत्ता से दूर रहना उनको कभी गवारा नहीं होगा। तो यही फर्क है अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सोच में। क्योंकि वाजपेयी ने तो कहा, वाजपेयी जीवन भर वो विपक्ष में रहे थे। उसके बाद जब एक बार जनता पार्टी की सरकार, जो मोर्चे की सरकार बनी थी, उसमें वो विदेश मंत्री बने थे। पर वो लोग कभी सत्ता के लिए, उन्होंने जो खुद की सत्ता के लिए कभी ये राजनीति उस तरह से नहीं की। लेकिन नरेंद्र भाई ने जो है अपने आप को हमेशा उस तरह के सेंटर में रखा हुआ है, और उनको सत्ता पे बैठे रहना जो है बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। तो ये फ़र्क है दोनों के बीच में। बात हम यूपीए की भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीए सरकार जो है उसको जिस तरीके से आज उसकी स्थिति है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को ही बोला जाएगा कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के बीच जाकर संवाद करते हैं, वो अपने आप में ही एक अलग है, और इसका इम्पैक्ट
जो है हमें जी। हर चुनाव में, हर जनरैलियों में देखने को मिलता है। विदेश नीति की हम बात करते हैं। यूपीए सरकार ने लंबा कार्यकाल किया। मनमोहन सिंह जो है बड़े अर्थशास्त्री कहा जाता है उनको, और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत काम किया। जी। तब विदेश नीति की स्तर क्या था और आज हम जिस पायदान पे खड़े हैं, और वहां पर अगर हम देखते हैं अपने जो बाहरी देशों से रिश्तों के बारे में, उसमें और अभी तक में क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिला नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद? देखिए, अगर जो सतह पे दिखता है उसकी बात हम लोग करें तो यूपीए के 10 साल के दौरान की जो विदेश नीति हमने देखी है वो ज़्यादातर पेसिव टाइप थी। पेसिव मतलब जैसे जहां अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो रिएक्शन देंगे, रिस्पॉन्स अगर देना है तो वो तो फिर बहुत सोच समझ के देंगे, और नॉन अलाइन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी हमारी, निर्गुट, मतलब किसी गुट में नहीं, हम गुट गुट बगैर के हम हैं। नरेंद्र भाई की राजनीति में ये है कि जैसे वो प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ लेने जा रहे थे, उन्होंने सार्क कंट्रीज के हर एक राष्ट्र प्रमुख हो या प्रधानमंत्री हो, सबको उन्होंने न्योता दिया था, यहाँ पे बुलाया था। आपने ये भी देखा होगा कि वो वापस आ रहे थे और अचानक ये कहा जाता है, वो सच है नहीं है वो हमको पता नहीं, इसलिए क्योंकि हम नहीं मानते कि किसी भी प्रधानमंत्री का जहाज विदाउट एनी शेड्यूल कहीं मुड़ सकता है, पॉसिबल नहीं है ये। पर सबको ये अचानक पता चला कि यार ये तो अचानक से वो शरीफ साहब के यहाँ शादी का माहौल था और पहुंच गए वहाँ पे। अब ये चमत्कृति का सर्जन करना, ठीक है, और कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले लोगों को लगे कि लोग 10 दिन तक उसी की बात करें, ये सब करते रहे ना, ये उनकी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसी तरह से वो काम करते हैं हमेशा। तो वो एक उनका जो है स्वभाव है, तो उस स्वभाव का परिचय हमको विदेश नीति में भी मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। जब वो यूपी और सबके चुनाव चल रहे थे, यूक्रेन पर तभी हमला हुआ था रशिया के द्वारा, तो कुछ दिनों तक तो अब देखिए वो कोई उस बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, चुनाव में व्यस्त थे, प्रचार में व्यस्त थे। पर कुछ दिनों के बाद जब ये हमारे बच्चे जो फंसे थे वहाँ पे, उनकी फिर वापसी और उनकी वो किस स्थिति में है, उनकी पीड़ा क्या है, उसको लेकर जब खबरें आने लगी, जब बच्चों ने वहाँ से अपने वीडियोस भेजना शुरू कर दिए, और फिर विदेश नीति पर बहुत और विदेश मंत्रालय पर बहुत जो है फटकार लगने लगी, तब वो एक्टिव हुए। और जब एक्टिव हुए तो उसके 20 दिन में सारे बच्चे जो है, अब वो तो ऑपरेशन गंगा उन्होंने उस समय शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक फिर वो उस तरह से त्वरित निर्णय लेके उस चीज़ को निपटाना, और फिर यूक्रेन से भी बात करना, आसपास के पड़ोसी कंट्री से बात करना, रशिया से बात करना कि बच्चों को सेफ पैसेज मिल जाए, तो ये सब जो है फिर उन्होंने जिस जल्दी से किया, वो शायद यूपीए होती तो इतनी जल्दी से कर सकती या नहीं कर सकती, एक सवाल है। हाँ, देरी उन्होंने ज़रूर की थी, लेकिन जब शुरू किया तो जल्दी से उसको ख़त्म भी कर दिया। अब यूपीए के अपने अपने एक सोच थी उनकी। यूपीए का जो कांग्रेस के द्वारा लेड वो पूरी एक सरकार थी। अब देखिए, वहाँ भी जो लोग थे वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी थे, लेकिन सोच में फ़र्क है। आप 50 साल मुझसे ज़्यादा अनुभवी हो सकते हैं, और आप एक तरीके से कार्य पद्धति की और कार्य प्रणाली के आप आदी हो चुके होते हैं, तो आप फिर नज़रिए को उस तरह से, आपका नज़रिया उसी तरह का होता है जिस तरह से आप हमेशा 50 साल से सोचते आ रहे हैं। अगर मैं कोई फ्रेश थॉट, फ्रेश आइडियाज़ लेके आता हूँ कि नहीं यार ये 50 साल से हो रहा है, ठीक है, पर उससे कोई हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर मैं इस तरह से कुछ करूँ जो थोड़ा रेवोल्यूशनाइज हो तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी वो बच्चा है इस देश की राजनीति में, जो 50-70 साल से जो लोग राजनीति कर रहे थे, उनके लिए एक फ्रेश आइडिया, फिलोसॉफी, हर चीज़ को लेकर वो आए हैं। तो इसीलिए जब कोई नई चीज़ आती है तो उसकी सबसे पहले जो उसका नकार किया जाता है, उसको स्वीकृति नहीं मिलती। उसके बाद अगर मिलना शुरू भी होती है तो बड़ी पैनी नज़र के उसको जो है नापा जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है कि यार इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर नया करेगा तो इसके लिए ये यूनिवर्सल नियम है, ये देखा जाएगा इस तरह से। तो उनके साथ ये हो रहा है, लेकिन अब तक, जैसे 1-2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, अब तक जो हो रहा है उसमें जो इमीडिएट नेबर है उसको अगर छोड़ दें तो बाकी हर जगह तो लगता है कि काम अच्छा हो रहा है। तो यूपीए से शायद थोड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजयी रथ चल रहा है उसका सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बढ़ते हैं हम अपनी न्यूज़ रूम लाइव में पहली खबर की तरफ, और वो खबर है दिल्ली से,
बात करेंगे कि एसीबी ने आप विधायक अमातुल्लाह खां को गिरफ्तार किया है और घर और 5 ठिकानों पर रेड के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। अमातुल्लाह खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने की थी। एसीबी का कहना है कि रेड के दौरान अमातुल्लाह खान के परिजनों और समर्थकों ने एसीबी के एसीपी पर हमला किया और इस पर एसीबी ने जामिया नगर थाने में एक अलग से केस दर्ज कराया है और इसके अलावा जो 2 जगहों पर हथियार मिले हैं उसको लेकर भी कार्रवाई की गई। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद तुरंत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम कह रहे थे कि विधायक जो हैं हमारे वो टारगेट में हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसका एक ये जीता जाता उदाहरण जो है वो सभी के सामने है। अमातुल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया। इसी खबर पर हम बढ़ते हैं। हमारे साथी सहयोगी हैं तुषार। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर तुषार? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो गिरफ्तारी के बाद जो उनके परिजन हैं सीधे तौर पर जो एसीपी हैं उन पर हमला कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें आर्म्स एक्ट के तहत उन पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है जिस तरह से सत्येंद्र जैन को परेशान किया गया था, कोर्ट को कुछ नहीं मिला था, उसी तरह से मेरे घर पर भी रेड डाली गई थी, उसमें भी कुछ नहीं मिला और अब सीधे तौर पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर उसे परेशान कर दिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये दावा किया है कि उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। बता दें ये एक रीट्वीट के जरिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले अमानतुल्लाह खान ने भी ट्वीट किया था कि जो मीडिया है, देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया गलत खबर चला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। सीधे तौर पर मीडिया पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो इसी को रीट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया ने तंज कसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। अमानतुल्लाह खान पर 2018 से 2020 के बीच वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर देने और वक्फ बोर्ड में 33 लोगों को गलत तरीके से भर्ती करने और वाहन खरीद में घोटाले का आरोप है। और इन आरोपों में एसीबी ने 2020 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और इस मामले में पूछताछ के लिए एसीबी ने अमातुल्लाह खान के लिए पूछताछ को उनको बुलाया था। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एसीपी के साथ में मारपीट की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखना यह होगा कि दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से उठापटक जो है वो मची हुई है और लगातार कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखती है। कभी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, खुद मुखिया हैं सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पक्षपात की राजनीति कर रही है और जिसके चलते वो हमारे विधायकों को जबरन केस में फंसाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। समरकंद से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दुनिया को संदेश। उन्होंने कहा कि ये युद्ध का नहीं, युग का जमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में 22वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद देर रात नई दिल्ली वो पहुंच गए हैं और उज्बेकिस्तान के समरकंद में उन्होंने कई अहम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में भागीदारी की थी। और इसी मुद्दे पर हम चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से भी बात करते हुए दिखेंगे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री, उनसे भी उनकी बात होती हुई दिखेगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या मायने हो सकते हैं जय शर्मा जी? सबसे पहले प्रधानमंत्री के जो उज्बेकिस्तान से राष्ट्रपति मार्जोवा के साथ द्विपक्षीय बैठक की, उसकी बात कर लेते हैं। और साथ ही में बैठक के दौरान उन्होंने किस किस से बात की और कौन से मुद्दे पे बात की, उससे बात करें तो प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे जो अभी चल रहे हैं उसके साथ साथ आपसी हित और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और जहां उन्होंने और जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बहुत सारे वहां पे जो भी डेलीगेट्स आए थे उनसे भी मिले और पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से भी खास मुलाकात की और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात के बाद उन्होंने उनके साथ व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने
चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की भी समीक्षा की। चाबहार बंदरगाह के ऊपर भी कई निजी तौर पर आप देखने जाए तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा की। शोभित, मैं बीच में रुकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो ये बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने जो ध्यान दिया था वो सबसे ज्यादा था संबंध पे। उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि वापस से एकजुट हो जाए और साथों में साथ जितने भी देश इसमें जुड़े हैं उन सबका विकास हो, वो उनकी एक नींव थी, वो उन्होंने दिखाया। और साथ साथ में उन्हें पुतिन से भी बातचीत की और पुतिन से बातचीत करते हुए वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। जिस तरीके से हमें भी पता है जिस तरीके से युद्ध चल रहा था, और अभी पुतिन से मिले वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की ये समिट के दौरान, और दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की, जहां पुतिन ने नरेंद्र मोदी को भी कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति से अवगत है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि युग युद्ध का नहीं है। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि भारत और रूस के कई दशकों से घनिष्ठ संबंध है और जो एक विशेषाधिकार कहते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी की प्रकृति में है और वे बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। और इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी, जबकि आज वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, पर जो ये समिट कल मिली थी तो उन्होंने तब भी ऐसा कहा था कि अपने ही अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। और पुतिन ने कहा कि प्रिय दोस्त, मुझे पता है कि 17 सितंबर को आपका जन्मदिन है, पर हमारे देश में एडवांस में जन्मदिन की बधाई देने का रिवाज नहीं है। और साथ ही में बहुत सारे राष्ट्रपति से वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी मिले और तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिले। और इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन से मुलाकात की और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर ही चर्चा की। जैसे मैंने शोभित बताया कि वैश्विक विकास और विचारों का आदान प्रदान के लिए समिट के अंदर वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी सब लोगों से मिले और दोनों नेताओं के रईसी से दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और साथ में विभिन्न क्षेत्रों से सहयोग को गहरा करने के विभिन्न तरीकों को पर भी चर्चा की गई। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में हालिया लाभ की भी सराहना की। पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव को भी उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी। भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले पीएम मोदी ने समरकंद में उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव को पुष्पांजलि अर्पित की। और दुनिया में कोविड महामारी के चपेट में आने के बाद ये पहला व्यक्तिगत रूस से आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन था और व्यक्तिगत रूप से अंतिम एससीओ राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जून 2019 में बिश्केक में आयोजित किया गया था। और सबसे बड़ी हमारे यानी भारत के लिए और नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो बात करें तो अब शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के और अन्य नेताओं से भी एक समूह तस्वीर खिंचाई और भारत एससीओ का अगला अध्यक्ष बनाया गया है। यह सबसे बड़ी हमारे लिए एक कहे तो सिद्धि है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अगले वर्ष राष्ट्रपति पद संभालने के लिए भारत को बधाई दी है। और रूसी राष्ट्रपति के अलावा चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी शिखर सम्मेलन के दौरान एक बयान जारी कर एससीओ के प्रमुखों के विस्तारित सर्कल को बैठक के दौरान 2023 में एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत को बधाई दी है। एससीओ में अब तक 8 देश है। एससीओ में ये जो बैठक हुई थी उसकी बात करें तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और 4 पर्यवेक्षक राज्य है और वो पूरे सदस्यता यानी अफगानिस्तान, बेलारूस और ईरान और मंगोलिया और 6 डायलॉग पार्टनर शामिल है। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। अभी ये पूरे जितनी भी बैठक हुई उसकी बात करें तो संघाई 5 की तरह हुआ था ये शुरू 1959 में गठित संघाई 5 और उज्बेकिस्तान को शामिल करने के साथ 2001 में
संघाई सहयोग संगठन बन गया था और 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में प्रवेश करने और 2021 में तेहरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने के निर्णय के साथ एससीओ सबसे बड़े बहुपक्षीय संगठनों में से एक बन गया है, जिसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 30% और दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा है। और ये पूरी मीटिंग और ये बेलारूस से लेके आप देखें तो शोभित, ये पूरी जो मीटिंग हुई थी, जितने भी राष्ट्रपति से मिले, तो उनमें एक चीज कॉमन रही। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने इन सब से उनका मिलाव जुलाव साधा और साथ ही में नए विकास, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में खास बातचीत हुई ये मीटिंग के दौरान। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जय शर्मा जी। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर पर जाने से पहले हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और बारिश राजस्थान में भी कहर बनकर टूटी है, बारिश का जो है मध्य प्रदेश में भी असर काफ़ी देखने को मिला और बारिश के ही चलते कल लखनऊ में एक दीवार गिरी और जिसके चलते कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तीसरी खबर भी हमारी बारिश से ही जुड़ी हुई है। बारिश के मुद्दे पर जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बारिश के तेज झोंके में ही बह गई भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकारी दावों और स्थानीय निकायों के कामकाज की भी इससे पोल खुल गई है। उन्होंने दावा किया है कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, पर हालात जस के तस बने हुए हैं। बारिश के एक तेज झोंके में ही भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं बह गई है। इसी खबर में हम जोड़ेंगे साथी सहयोगी हमारी मानसी, उनके बयान को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो बारिश की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था लखनऊ में, उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। साथ में आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ के अलावा रायबरेली और प्रयागराज और भी बहुत जगह पर हादसे हुए हैं और जो बारिश की वजह से वहाँ मकान गिर गए। तो कुल मिलाकर अब 22 लोगों की मौत हमारे उत्तर प्रदेश में हो चुकी है बारिश की वजह से। और इसे लेकर कल अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार बोलती है कि वो जनता के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन जब भी बारिश आती है उनके सारे दावों की पोल खुल जाती है। और इसी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बारिश हुई है उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को मुआवजा देने के लिए कहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल जो हादसा हुआ उसके बाद जो डिप्टी सीएम है वो उनसे मिलने भी गए हैं और साथ ही जहां बारिश हुई थी उस जगह का दौरा भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। जैसा मानसी ने कहा कि डिप्टी सीएम जो घायल हुए थे उस दीवार के गिरने पे उनके परिजनों से मुलाकात की है, सहायता राशि की घोषणा भी की है, बेहतर इलाज की जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जितने भी घायल लोग हैं उनका बेहतर इलाज किया जाए। तो कह सकते हैं कि भाजपा पर जो है अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए भी कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जनता और जन समस्याओं के प्रति पूर्णता, उपेक्षा और संवेदनहीनता का रवैया जो है नहीं अपनाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो वाकया निकल कर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में इस तरह की थोड़ी सी बारिश ही उन्होंने जिक्र किया, अपने शब्द में कहा है कि थोड़ी सी बारिश में जो लखनऊ है वो पूरा नदी नालों की तरह उफनाता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान के मायने क्या क्या है और किस तरीके की प्रतिक्रिया, क्योंकि लखनऊ से जुड़ी हुई खबर है और लखनऊ में अगर बारिश की संभावना के चलते इतनी बड़ी हादसा हो रही है और कल कुछ स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद किया गया था बारिश के चलते, और उन्होंने अखिलेश यादव ने तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। इसी खबर पर रुक जानते हैं, हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये अखिलेश यादव का बयान बारिश को लेकर आया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है अब वो पूरी तरीके से तालाब बन गई है और तमाम वादों की पोल खुल गई है, यहां तक कि कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सिपह सलाहकार है वो अब उनकी बात और उनके निर्देश को नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ आप अभी तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये अभी देश में जहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा छोड़ दीजिए, अगर अपने जितने प्रतिशत की एवरेज होती है अगर उतनी भी हो जाए, तब भी इस देश में हर एक जगह पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, वहाँ की सड़कें जो है वो
उनकी हालत ख़राब हो ही जाती है, वो उधर जाती है, गड्ढे हो जाते हैं और पानी का जो वाटर लॉगिंग जिसको कहते हैं, पानी के लिए रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जबकि कोई ये कहे कि ये तो इसकी सरकार थी, उस पर काम नहीं हुआ था, या इसकी सरकार है वो काम नहीं कर रही है। सवाल ये है कि जिसकी भी सरकार आज है या इससे पहले थी या उससे पहले थी, मैं ये मानता हूँ कि शायद किसी ने ठीक से काम नहीं किया है। अगर टाउन प्लानिंग ठीक से हो, आज देखिए हमारे बहुत जो कुछ पुराने शहर है, पुराने मतलब मैं कह रहा हूँ 500 साल पुराने या 600 साल पुराने या 1000 साल पुराने कुछ शहर हमारे आज भी है। मैं एक ऐसे एक शहर से मैं भी आता हूँ, मेरी पैदाइश वहीं की है, सौराष्ट्र का एक है, वटवाण सिटी उसका नाम है। वहाँ अगर आप जाए, आज जो ओल्ड सिटी वहाँ आज भी जाए, 1100 साल पुराना वो है शहर कह सकते हैं। उस जमाने में शहर था, आज तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन स्टेट था वो। और वहाँ पानी के बहाव को लेकर, मतलब सूएज को लेकर, जो गंदा आपका घर का इस्तेमाल किया गया पानी हो या कोई छोटा उद्योग लगा हो, उसको अगर उसका पानी का निकाल करना हो या बारिश का पानी हो उसका निकाल करना हो, तो उस जमाने में जो राजा महाराजा साहब हुआ करते थे, उनको और उनके जो सलाहकार या जो भी एक आर्किटेक्ट हुआ करता होगा, जो टाउन प्लानिंग करता होगा, उनको समझ थी ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं ये हमारे ये जो लोग हैं, ये जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, जो नए नए शहर बने, आप भी एक शहर से आते हैं कानपुर, बहुत उसकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो कभी जानिएगा जो पुराना कानपुर है वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ इतना आपको तकलीफ नहीं दिखाई देती होगी। अगर आसपास के इलाकों में टाउन प्लानिंग, जो नया इलाका बढ़ा, जो शहर बढ़ता जाता है ना, तो शहर जो पहले होता है वो तो होता नहीं, फिर वहाँ विस्तार होता है, फिर उसके आसपास और आसपास के गांव जुड़ जाते हैं, फिर उसी शहर में उसको सम्मिलित किया जाता है। फिर वो जो टाउन प्लानिंग होती है वो हर जगह ऑलमोस्ट बहुत वाहियात किस्म की हो रही है। तो सरकार किसी की रहे, मतलब पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार भी तो थी, फिर बसपा भी थी, फिर सपा आई, फिर बसपा, फिर सपा, अब फिर भाजपा। तो भैया आप कांग्रेस थी सबसे पहले, ठीक है। तो किसने, जब एक आपको ये विजन ही नहीं है कि आज जिस कस्बे की पॉपुलेशन समझ लो कि 20,000 है फॉर एग्जांपल, या 30,000 है, अब वो विकसित तो होगा ना, वो बड़ा तो होगा, आसपास के गांव उसमें जुड़ते जाएंगे। जब जुड़ते जाएंगे तो आपको सिर्फ रोड ही खुले नहीं करने हैं ना, आपको वहाँ सुएज की व्यवस्था भी चाहिए, आपको उस तरह से वो आयोजन चाहिए कि जब पानी आएगा तो पानी का निकाल कहाँ से होगा। तो ये तो पहले से ही सुनियोजित तरीके से, अगर आप आने वाले 30, 35 या 20, 25 साल का सोचकर अगर आप पूरा टाउन प्लानिंग नहीं करते हैं, तो फिर यही हालत होगी जो हम लखनऊ में देख रहे हैं, यही हालत होगी जो हम आज अहमदाबाद में देख रहे हैं। वहाँ की हालत ये है अहमदाबाद में भी आज कि आपको रोड ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, रोड मिल नहीं रहा है, गड्ढे मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये तो जितनी भी सरकार रही सबकी नाकामी है। अब क्योंकि विपक्ष में बैठे तो कह देगा आपकी गलती है, अब ये कभी सत्ता में आएंगे तो विपक्ष में जो आएंगे वो बोल देंगे कि आपकी गलती है। तो ये तो इसकी टोपी उसके सर पर रखने वाली बात है। लेकिन गलती मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने इस पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाकर जो भी काम किया, उन सभी की गलती है, क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से उस सोच, उस समझ और विजन के साथ काम नहीं किया है। इसी का नतीजा हम लोग आज 21वीं सदी में, हम अब 2022 चल रहा है, फिर भी हमारी हालत वही है कि बहुत बड़ा शहर जो जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ा गांव में भी ये नहीं होता है। हालांकि गांव में तो होता ही नहीं है। आप देखिए गांव में तो पानी निकल जाता है, तो मतलब इसको किससे कंपेयर करें। ये तो मतलब गांव से भी बदतर हालात जो है उनके हो चुके हैं। तो अब यही स्थिति है, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में जुड़ने के लिए हमारे साथ सर। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और चौथी खबर है कि गुजरात में क्यों नहीं थम रहा है ड्रग का कारोबार। चुनाव में इसको विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं और भाजपा पर हमला कर गुजरात में विधानसभा चुनाव में घेरने की कोशिश कर रही हैं। और इसी खबर पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी। आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात में ड्रग मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले कई दिनों में जो है बड़ी खेप भी बरामद हुई है गुजरात पोर्ट से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, 200 करोड़ तो फिलहाल अभी जो पिछली बार जो 2-4 दिन पहले जो बोट पकड़ी गई पाकिस्तान से जो आ रही थी, उसमें 200 करोड़ के करीब हेरोइन जब्त किया गया है, ड्रग्स जब्त किया गया है। लेकिन शोभित बात वो है कि पिछले कई दिनों से लगातार मुंद्रा पोर्ट हो या अलग अलग गुजरात का जो दरिया किनारा वो हो या
राजस्थान बॉर्डर से जो पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर का जो एक इलाका है वहीं से अंदर आना रास्ते के जरिए, लेकिन ज़्यादातर ये जो दरिया जो है हमारा कोस्टल एरिया गुजरात का, वहीं से ये ड्रग्स को अंदर घुसाया जाता है। कोई बोलता है कि अफगानिस्तान से आया है, कोई बोलता है ईरान के जरिए से आ रहा है, कोई बोलता है पाकिस्तान से आता है, लेकिन बात वो है कि आता तो है और पकड़ा भी जाता है। अब देखो कुछ आंकड़े हैं जो विपक्ष ने मतलब कि राहुल गांधी ने उनके ट्विटर पे दिए थे, उसके मुताबिक हम बोले तो 22 जुलाई को 375 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। उसके बाद लगातार अलग अलग जगह से कोई बोल रहा है 1000 करोड़ का पकड़ा गया, कोई बोलता है 200 करोड़ का पकड़ा गया। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जब ऑपरेशन चल रहा था तब ये अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगह पे, जामनगर हो या द्वारका हो या मुंद्रा हो, अदानी पोर्ट से मिला जाता है, सब कुछ मिला है। लेकिन ये जो कारोबार जो है हेरोइन को लेकर एक मतलब एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई हुई है, कहाँ से आता है। अदानी का बंदरगाह जो है 21,000 करोड़ का हेरोइन पकड़े जाने की पूरी कहानी जो थी वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से आता है, कौन इसका कारोबार करता है, कौन इसका पेमेंट करता है, वो कोई पकड़ा नहीं जाता है। सब लोग पकड़े जाते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि निचले कर्मचारी रहते हैं या उनके जो पालतू रहते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो पेडलर है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन इसका कारोबार कौन करता है आज तक कहीं भी बड़ा नाम नहीं खुला है। महाराष्ट्र के एक राजनेता है, वो फिलहाल तो अभी जेल में है, उन्होंने तो आरोप लगाया था कि गुजरात के ही कोई बड़े राजनेता है, उनके इशारे से सब कुछ चलता है, और वो महाशय का नाम है जिन्होंने आरोप लगाए थे वो नवाब मलिक थे। इतने सारे आरोप के बावजूद भी वो दिशा में कोई तपास नहीं हो रही है, और हर रोज 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 21,000 करोड़, ये गौतम अदानी जो अभी तो हमारे मतलब दुनिया के दूसरे धनिक कल फोर्ब्स में तो बोल दिया है, लेकिन वो एक निशाने पर है, और वही मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़े जाने की पूरी एक हिस्ट्री जो है अभी तक वो सामने नहीं आई कि पकड़ा तो गया, लेकिन किसने भेजा था, कौन 21,000 करोड़ का किसने वो पेमेंट किया होगा, पता नहीं किसने किया, लेकिन वहाँ तक जांच होनी चाहिए, वो होती नहीं है। बात बोलते हैं कि पंजाब के रास्ते जाना था और अब गुजरात के रास्ते से आ रहा है, पहले राजस्थान के रास्ते से आता था। रास्ता तो कश्मीर से लेकर गुजरात के बॉर्डर तक है, लेकिन नशे की दर्क में जब ये पूरे युवा हमारे जो है वो अंदर मतलब धकेल दिए जाते हैं, सब चिंता करते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, उन्होंने तो गृह मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री यहाँ के, उनको भी बोल रहे थे कि मतलब जो शब्द बोले थे उनका भी ब्लेम हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आके कर लेती है, लेकिन उसको आरोप तक ही सीमित रखना है नहीं, जो भेजता है वो कौन है, कौन सा कनेक्शन है, यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन पेमेंट कर रहा है। अभी तक नाम वो बाहर आया नहीं है, शोभित, वो एक चिंता का सवाल है। जैसा कि आपने बताया कि कौन पेमेंट कर रहा है, ये अभी बात खुलासा नहीं हो पा रहा। तो क्यों खुलासा नहीं हो पा रहा? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर जो जिस तरीके से प्रशासन है वो भी पिछले सालों की तुलना करें काफी मजबूती से काम करता हुआ हर विषयों पर देखा जाता है। तो फिर इस बड़ी घटना पर जो प्रशासन की है वो चुप्पी क्यों है, या कार्यशैली उनकी बिल्कुल धीमी गति से क्यों चल रही है, जबकि लगातार ये बैक टू बैक बड़ी खेप पकड़ी जा रही है? क्या वजह है? कार्यशैली जो है शोभित, वो पकड़ने के लिए सीमित नहीं है, वो तो पकड़े जाते हैं हर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जब ट्रेस होता है, और जो एटीएस है और गुजरात पुलिस है, जो कोस्ट गार्ड है, वो सब कुछ कड़ी निगरानी पे रखते हुए जो ट्रेस होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन सवाल वो है कि गुजरात सरकार भी बोल रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, गृह मंत्री बोल रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल वो है, फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये खेप मंगवाता कौन है, उसके नाम क्यों नहीं खुलते हैं?
वो तो हम भी पूछ रहे हैं, मीडिया के जरिए सब मीडिया के लोग भी पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े नाम जो है वो अभी तक खुले क्यों नहीं गए। अगर बड़े नाम इसमें शामिल है तो खुलने चाहिए, लेकिन वो तो सामने कब आएगा वो जांच का विषय है। बात वो है कि पकड़ रहे हैं वो हमारे सामने है, नाम खुल रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, या खुल क्यों नहीं रहे वो तो हम भी पूछ रहे हैं। जब नाम खुलेंगे तब हम बताएंगे, मीडिया के जरिए जोर शोर से चलाएंगे, लेकिन फिलहाल तो तपास चल रही है। किसने मंगवाया तो वो बोल देते हैं कि कोई पेडलर है या कोई स्मगलर है जो जेल में बंद है। अरे भाई, जेल में बंद है तो वो धंधा कैसे कर रहा है, वो कारोबार कैसे कर रहा है ये ड्रग्स का, वो भी एक सवाल है। उसका दूरी संचार कौन कर रहा है, वो भी एक सवाल है। सवाल पे सवाल तो ज्यादा है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है तो हम विपक्ष से भी पूछेंगे कि भाई अगर आप सवाल ही पूछ रहे हैं तो सरकार को घेरते क्यों नहीं है। वो भी काम है विपक्ष का, लेकिन घेरता तो है नहीं। एक दिन मुद्दा उठा लिया, बोल दिया, ये बोल दिया कि वहां से पकड़ा गया, अदानी के पोर्ट से पकड़ा गया, गुजरात के रास्ते से पकड़ा गया। पकड़ा तो गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहां तक उसकी कोशिश की। सरकार की कानों में ये बात गूंजनी चाहिए, 10 दिन 15 दिन महीने तक हर रोज गूंजनी चाहिए कि ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तब ये कुछ विपक्ष का काम सामने आएगा, लेकिन वो तो होता नहीं है। तो विपक्ष से भी हम मीडिया के, हमारी एक जिम्मेदारी है, तो विपक्ष को भी हम पूछेंगे कि भाई आप क्यों कुछ बोलते नहीं हो। शोभित, धन्यवाद आपका इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल कुल मिलाकर ये निकल के आता है कि ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है, और इसको लेकर ही अभी हमारे राष्ट्र संवाद में एक प्रोग्राम हमारे नेशनल एडिटर है मयूर जानी जी ने किया था, और उसमें कुछ उनके हाथ ऑडियो क्लिप लगी थी, और ऐसा बताया गया था, उसकी हमने प्रामाणिक रूप से पुष्टि नहीं की थी, लेकिन ऐसा उस क्लिप के माध्यम से बताया गया था, जो ऑडियो क्लिप थी, कि उसमें एक अधिकारी है वो ड्रग पैडलर से किसी से बात करते हुए दिख रहा है। लेन देन की बात भी उसमें सार्वजनिक रूप से कही गई थी। तो कुल मिला के भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सवाल यही है कि जो अधिकारी इस तहकीकात को अंजाम तक पहुंचाने का दावा भरते हैं, और यहां तक कि वो कहते हैं कि हमारी तहकीकात चल रही है, और इसके बाद भी इसकी लगाम नहीं लग पा रही, इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा, तो पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हमारा यही मतलब कह सकते हैं कि मानना है, और यही हम गुजारिश करते हैं वर्तमान सरकार से भी। तो खैर, आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, और जिस पर आज हमारी जो नज़र है वो लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेगी। आपने वो प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सफल हुआ। आपके आगमन से यह पूरा का पूरा क्षेत्र घर घर आज उल्लास से भरा हुआ है, और विशेष रूप से हमारे श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर में, मुरैना में, इस पूरे इलाके में शहरिया आदिवासी भाइयों और बहनों की संख्या काफी मात्रा में है। ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, वर्षों से इनके जीवन स्तर में बदलाव आए, इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे ध्यान है, जब मैं संगठन का काम करता था तो पहले श्योपुर का नाम प्रतिष्ठा से नहीं लिया जाता था। लोग कुपोषण से मर गए, यही बात पूरे देश के अखबारों में सुनने में आया करती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस क्षेत्र के गरीब गुरबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि श्योपुर और शिवपुरी का यह क्षेत्र कुपोषण से बाहर आने की ओर अग्रसर हो रहा है। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया प्रति माह हमारी आदिवासी बहन को देने का निर्णय किया, उसका भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। यह क्षेत्र खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ धान के